हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और विद्यालय परिवार की तरफ से आपके अध्ययन को लेकर के जो भी कोशिशें की जा रही हैं आप उससे अवश्य ही संतुष्ट होंगे। तो उसी कोशिश में हमारा नेक्स्ट सोशल साइंस का क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि प्रथम नगरीकृत सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे आजकल प्रथम नगरीकृत सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमने पीछे के सारे सिलेबस आप लोगों को क्लियर कर दिए और ये हमारा एनिशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता। हमने इससे पहले प्रागैतिहासिक काल को डिस्कस किया जिसमें हमने नव, पुरा और मध्य पाषाण काल को जाना। कब मानव आया, मानव ने कब लोहे की खोज की, कब आग की खोज की, कब उसने खेती करना प्रारंभ किया, सब कुछ हमने उस वीडियो में जाना। लेकिन अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानेंगे। ये हमारा एनिशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में हम सबसे पहले जानेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता को खोजा किसने, इसकी अर्थव्यवस्थाएं क्या थीं, वहाँ क्या क्या चीज़ें मिली जिस कारण से वहाँ पे खुदाई हुई और वहाँ पे एक अच्छी से अच्छी चीज़ें जो कि इतिहासकारों ने और पुरातत्वविदों ने निकाला। तो 1820 में, इन 1820 में 1820 में चार्ल्स मेसन ने, किसने, चार्ल्स मेसन ने एक टीला खोजा जहां इनको कुछ विशेष प्रकार की ईंट मिली, लेकिन इन्होंने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। लेकिन उसी जगह पे जब 1856 में रेलवे लाइन बिछाने के दौरान 1856 में रेलवे लाइन बिछाने के दौरान मजदूरों को कुछ विशेष प्रकार की जब ईंटें मिली तो वहाँ का काम किसने रुकवा दिया, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन, अब लॉर्ड कर्जन कौन है, तो लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के वायसराय थे यानी कि गवर्नर जनरल। क्योंकि उस समय 1856 की बात हो रही है तो 1856 में हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत थी जिस कारण हमारे देश के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन ने इसके लिए 1856 में वहाँ का खुदाई का काम रुकवा करके 1921 में एक विभाग की स्थापना की जिसे हम पुरातत्व विभाग कहते हैं, जिसे हम पुरातत्व विभाग कहते हैं। अब पुरातत्व विभाग के हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की, लॉर्ड कर्जन ने की। अब पुरातत्व विभाग के जो पहले प्रमुख थे वो थे जॉन मार्शल। पुरातत्व विभाग के पहले प्रमुख थे जॉन मार्शल। पुरातत्व विभाग के जो पहले हेड थे यानी कि प्रमुख थे वो जॉन मार्शल थे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम आगे जानेंगे कि कैसे कैसे वहाँ पे खुदाई हुई और क्या क्या वहाँ से चीज़ें निकली जिस कारण से उन्हें पता चला कि हाँ ये सभ्यता यहाँ से यहाँ तक फैली हुई। अब ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है ये जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम जानेंगे कि ये सभ्यता सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे खोजी गई, सिंधु नदी के किनारे खोजी गई। लेकिन जब ये सब खुदाई के दौरान पता चला कि ये नदी सिंधु की सहायक नदी यानी कि सरस्वती नदी के भी किनारे फैली हुई है। इस सभ्यता को जॉन मार्शल ने क्या बताया है, जॉन मार्शल इसका टाइम पीरियड बताते हैं 3500 BC से 2500 BC तक यानी कि ईसा पूर्व तक। लेकिन जब कार्बन डेटिंग के अनुसार इसकी जो परिसीमाएं हैं, कार्बन डेटिंग के अनुसार कार्बन
डेटिंग। कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका समय 2500 से 1700 BC तक बताया गया है। ये दो जॉन मार्शल ने इसको 3500 साल पुरानी व्यवस्था बताई, लेकिन जब कार्बन डेटिंग उसकी हुई तो पता चला कि ये व्यवस्था जो है 2500 से 1700 साल के बीच की व्यवस्था थी। यानी कि कौन सी व्यवस्था? सिंधु घाटी की सभ्यता की। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ फैली हुई थी? यह सिंधु नदी के किनारे तो फैली ही थी, लेकिन उसकी सहायक नदी जो सरस्वती नदी थी वहाँ से भी वह फैली हुई थी। यह कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है। यह सभ्यता पूर्व में, यानी कि पूर्व में आलमगीरपुर ये कहाँ पड़ता है? यूपी। पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकामगडोर, गोमोडोर, यानी कि ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। और उत्तर में मांड्रा, यहाँ है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, इसलिए हम इसको उत्तर यहाँ बनाएंगे, मांड्रा, यानी कि महाराष्ट्र। और दक्षिण में दैमाबाद, यहाँ पड़ेगा ये दैमाबाद तक। दैमाबाद कहाँ पड़ेगा? ये मेरठ में पड़ेगा। यूपी के मेरठ में। तो ये मैप से हम जानते हैं कि इससे पता चलता है कि ये महाराष्ट्र से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से दैमाबाद और बीच में आलमगीरपुर तक फैली हुई है। तो यानी कि यह सभ्यता कैसी थी? यह सभ्यता त्रिभुजाकार थी। यह सभ्यता कहाँ कैसी थी? त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई थी। तो ये सिंधु नदी के किनारे थी ये सभ्यता, लेकिन ये दैमाबाद की सभ्यता इसकी जो सहायक नदी सरस्वती नदी है उसके किनारे फैली हुई थी। यानी कि हमारे सामने एक क्वेश्चन और क्लियर होता है कि यह सभ्यता किस आकार में फैली हुई थी? यह सभ्यता त्रिकोणाकार यानी कि त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी। यानी कि कहाँ तक? उत्तर में मांड्रा महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में सुतकामाडोर यानी कि अफगानिस्तान तक, और इधर दैमाबाद और आलमगीरपुर, यानी कि ये तीनों मिल करके त्रिभुजाकार स्थिति को बनाएंगे। तो अब आगे का डिस्कशन ये है इनको सिंधु घाटी सभ्यता को किन प्रजातियों ने बसाया था। इस सभ्यता के समय प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, मेडिटेरियन और ढेर सारी प्रजातियां रहती थीं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने का श्रेय हम मंगोलाइड्स को देते हैं, क्योंकि बाकी सभ्यताएं और कहीं निकल गई थीं, लेकिन इनको बसाने का श्रेय मंगोलाइड्स को जाता है। कैसे पता चला? पता चलता है उस समय की सबसे उच्च प्रजाति मंगोलाइड ही थी जिसने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था। अब इसमें नगर नियोजन की क्या व्यवस्था थी, इसकी और भी अर्थव्यवस्थाएं क्या थीं, उसके बारे में हम जानेंगे। यानी कि मंगोलाइड्स ने सिंधु घाटी सभ्यता को स्थापित कर दिया है। मंगोलाइड्स प्रजातियों ने उस समय मंगोलाइड्स प्रजातियों ने इसको बसा दिया था। लेकिन अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि इसकी अर्थव्यवस्था क्या थी, इसका रहन सहन क्या था, और उसमें लोग कैसे कैसे लोग रहते थे। तो इस सभ्यता में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसके पूर्व भाग में, ये मैपिंग है, इसके पूर्व भाग में छोटे वर्ग के लोग रहते थे। जो छोटे वर्ग के लोग थे वो रहते थे, और पश्चिम भाग में कुलीन वर्ग रहता था। और वहाँ की सड़कें
एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थी, यानी कि जब वो सड़कें 90 डिग्री पर काटती थी तो उनके पास भी पैमाना था, यानी कि अगर सड़क बिल्कुल 90 डिग्री पे कोई सड़क है तो बिना पैमाने के उसको 90 डिग्री पे नहीं बनाया जा सकता। तो यानी कि इस सड़कों के माध्यम से हमें पता चलता है कि वहाँ पे उनको नापने का उनके पास पैमाना भी उपलब्ध था। और इसी के साथ इसके पूर्वी भाग में, जो यहाँ पे हमने बताया छोटी प्रजातियाँ रहती थीं, इसके पूर्वी भाग में एक विशाल स्नानागार मिला हुआ है, एक विशाल स्नानागार मिला हुआ है जिसे हम हड़प्पा सभ्यता में खोजते हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, या फिर प्रथम नगरीकृत सभ्यता भी कहते हैं इसको। तो इसमें एक विशाल स्नानागार मिला हुआ है। तो स्नानागार की क्या खूबियां हैं वो हम सबसे पहले जानते हैं। स्नानागार में एक स्नानागार की क्या खूबियां थीं वो हम जानते हैं। स्नानागार की खूबियां ये थीं कि उसमें एक विशाल, जिसे आजकल हम स्विमिंग पूल भी कहते हैं, वो बना हुआ था जिसमें सभी लोग स्नान करते थे। लेकिन इसमें स्नान करने के बाद यहाँ ढेर सारे रूम्स बने हुए थे, किनारे किनारे ढेर सारे रूम्स बने हुए थे, जिसमें यहाँ स्नान करने के बाद वहाँ जा कर के लोग शुद्ध पानी से फिर से स्नान करते थे। और ये जो जल था ये सिंधु नदी से छन करके बालू के माध्यम से बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से इस पोखरे में, यानी कि इस तालाब में आ जाता था, जिसमें लोग आकर के स्नान करते थे। और इसमें स्नान करने के बाद शुद्ध पानी से इन रूम्स में, यानी कि इन कमरों में जो किनारे किनारे इसके रूम्स मिले हुए हैं, लगभग 600 रूम यहाँ पर मिले हुए हैं, तो वहाँ पर आकर के लोग फिर से स्नान करके आप अपने अपने व्यवस्था में लग जाते थे। इसके बाद नगरों की क्या व्यवस्था थी? इनके अवशेषों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में 7 नगर मिले हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में 7 नगर मिले हैं। सबसे पहला था नंबर 1 हड़प्पा, नंबर 2 मोहनजोदड़ो, नंबर 3 चिन्हुदड़ो, नंबर 4 लोथल, नंबर 5 कालीबंगा, नंबर 6 बढ़ावली, नंबर 7 धौलावीरा। तो ये 7 नगर इस सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मिले हैं, जिसमें से हमने हड़प्पा के बारे में जान लिया। अब हम मोहनजोदड़ो की क्या खूबियाँ थीं इसमें हम जानेंगे कि मोहनजोदड़ो, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कॉपी में नोट डाउन आप हमारे साथ ही करते रहिए। तो मोहनजोदड़ो की हमने हड़प्पा के बारे में जान लिया कि वहाँ एक विशाल स्नानागार मिला, जिसमें स्नानागार के किनारे किनारे ढेर सारे कमरे बने हुए थे, जिसमें सभी लोग उस पोखरे से स्नान करने के बाद, यानी कि जिसे हम आजकल के स्विमिंग पूल के नाम से जानते हैं, स्विमिंग पूल में स्नान करने के बाद दूसरे रूम्स में जा कर के फिर से स्नान करते थे। लेकिन अब हम जानेंगे कि मोहनजोदड़ो की क्या खूबियाँ थीं। ये 7 नगर आप चाहें तो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जो सिंधु घाटी की सभ्यता में मिले हुए हैं। इनको 7 नगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 7 नगरों के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम इसके बाद जानेंगे कि मोहनजोदड़ो की क्या खूबियाँ थीं।
मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इसका मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, लेकिन यहाँ से एक भी कब्र यानी कि मृतक होने के बाद जो कब्र बनाई जाती है वो एक भी नहीं मिली, बस इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। लेकिन यहाँ पर एक भी कब्रिस्तान या जो भी जिससे पता चले कि इसे मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है ये नहीं पता चला है, बस इसको मोहनजोदड़ो कह दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक भी कब्रिस्तान नहीं मिला हुआ है। इसमें एक विशाल अन्नागार मिला हुआ है। अन्नागार, जैसे उसमें स्नानागार मिला हुआ है, इसमें एक विशाल अन्नागार मिला हुआ है, जहाँ पर जब उस नगर में अन्न की कमी हो जाती थी तो लोग इस अन्नागार से ही अन्न को निकाल करके अपने घरों में बना के खाते थे। लेकिन इस अन्नागार की खूबी ये थी कि जिन ईंटों से बना हुआ था वो ईंट हम जब चाहें तब उसको निकाल करके फिर से रख देंगे तो वो अन्न उसमें से निकलना बंद हो जाता था। अब इसके बाद एक महाविद्यालय भवन भी मिला हुआ है। महाविद्यालय भवन मिला हुआ है। कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी, योगी की मूर्ति, योगी की मूर्ति जो कि आदि शिव की मुद्रा में था। सूती कपड़े का साक्ष्य, सूती कपड़े का साक्ष्य। महाविद्यालय की कैसे, यहाँ से मोहनजोदड़ो से हमें महाविद्यालय के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कांसे की नर्तकी मिलने से हमें यह पता चलता है कि उस समय मनोरंजन के लिए मुख्य रूप से नाच गाने का आयोजन किया जाता था। योगी की मूर्ति जो मिली है वो आदि शिव की मुद्रा में बैठा हुआ था। उससे पता चलता है कि उस समय के लोग शिव के उपासक थे। और इसी के साथ वहाँ से ही हमें यानी कि मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो नामक नगर मिला है उससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर सूती कपड़े का भी प्रयोग होता था। यानी कि इस मोहनजोदड़ो में हमें क्या क्या मिला है, स्नानागार, अन्नागार मिला है, महाविद्यालय होने का साक्ष्य मिला है, कांसे की नर्तकी मिली है और एक योगी की मूर्ति मिली है जो कि आदि शिव की मुद्रा में था। यानी कि इससे पता चलता है कि उस समय पूजा पाठ का भी प्रायोजन होता था और सूती कपड़े के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब हम जानेंगे जो हमारा तीसरा नगर है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो, जो हमारा तीसरा नगर है चन्हूदड़ो, इसमें क्या क्या मिला है, मुद्रा बनाने का कारखाना, मुद्रा बनाने का कारखाना। दूसरी चीज क्या मिली है, बिल्ली को दौड़ाता हुआ, बिल्ली को दौड़ाता हुआ कुत्ता। उसके बाद क्या मिला है, वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें। ये तीन चीजें चन्हूदड़ो से हमें, चन्हूदड़ो जो हमारा तीसरा नगर है वहां से मिली हैं। तो मुद्रा बनाने का कारखाना, उस समय की जो मुद्राएं थी वो कांसे की बनती थीं, ये वहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बिल्ली को दौड़ते हुए कुत्ते को दिखाया गया, यानी कि उस समय का पालतू जानवर भी कुत्ता ही था। और वक्राकार ईंटें मिलने से यह साक्ष्य प्राप्त होता है कि वहाँ के लोग कला प्रेमी भी थे, जो अपना घर बिल्कुल आकर्षक बनाने के लिए इन वक्राकार ईंटों का प्रयोग करते थे। चौथा नगर हमारे सामने आता है लोथल। लोथल,
लोथल। यह बंदरगाह, यहाँ पर क्या क्या मिला है? बंदरगाह, और एक साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुआ है कि घर का दरवाजा, घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। मुख्य सड़क पर खुलते थे। घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। और यहीं से हमें सबसे पहले लोथल से ही हमें धान का साक्ष्य प्राप्त होता है। धान यानी कि जिससे चावल निकलता है, धान का साक्ष्य प्राप्त होता है। धान का साक्ष्य प्राप्त होता है। चौथा, युगल सावधान, युगल सावधान, और फारस की मुद्रा, फारस की मुद्रा। ये सारे साक्ष्य, यानी कि बंदरगाह होने का मतलब ये है कि वहाँ के लोग व्यापार भी करते थे। और उसी के साथ घर के दरवाजे, जैसे कि आजकल हमारे गांव में हर घर का दरवाज़ा मुख्य सड़क पर नहीं खुलता है, वहाँ पर सड़कें बिल्कुल 90 डिग्री पर थीं। इस कारण से वहाँ के हर घर के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते थे लोथल में। लेकिन अभी हम देखेंगे धौलावीरा की सभ्यता में, वहाँ की सभ्यता में हम देखेंगे कि वहाँ के दरवाजे मुख्य रूप दरवाजे के बजाय पीछे के दरवाजे का ज़्यादा उपयोग किया गया। लेकिन अभी वो धौलावीरा की बात है। लेकिन हम लोथल में ये जानेंगे कि बंदरगाह की व्यवस्था थी। तो बंदरगाह होने का मतलब कि पानी के रास्ते वहाँ के लोग और जगहों, जैसे हमने बताया कि यह सभ्यता त्रिभुजाकार थी, यह सभ्यता त्रिभुजाकार थी, यानी कि बीच में जो नदियां थीं वहाँ पे बीच बीच में हमें बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिस कारण से हमें ये पता चलता है कि वहाँ के लोग एक दूसरे से बंदरगाह के माध्यम से व्यापार करते थे पानी के रास्ते। और उनसे ये भी साक्ष्य प्राप्त हुआ कि जो इसकी सहायक नदी सरस्वती है, वो उसके माध्यम से ये लोग अफगानिस्तान भी जा कर के, जो कि वहाँ हमने बताया कि सुत्का गोमोडोर वहाँ का नाम है, जहाँ से सिंधु घाटी की सभ्यता के होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो वहाँ भी जाकर के व्यापार करते थे। तो तीसरा है धान का साक्ष्य। धान का साक्ष्य, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे का साक्ष्य कहीं प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन तब भी उस समय खेती होती थी। और धान का साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त होता है। युगल समाधान, यानी कि स्त्री को जब स्त्री की मृत्यु हो जाती थी तो उसको उसका शव अलग जो है विसर्जित जल में किया जाता था। लेकिन और युगल जो यानी कि पुरुष था, उसका शव कुछ दूसरे माध्यम से उसको किया जाता था। फारस की मुद्रा, जो हमने इससे पहले जो हमने सभ्यता चन्हू-दड़ो की पढ़ी, उसमें हमें कारखाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। और लोथल में हमें फारस की मुद्रा भी मिल गई। अब हमारे सामने पांचवा जो हमारा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसे हम कालीबंगा के नाम से जानते हैं, जिसे हम कालीबंगा कहेंगे। कालीबंगा ये किसका नगर है? सिंधु घाटी की सभ्यता का पांचवा नगर है। सिंधु घाटी की सभ्यता का पांचवा नगर। हमने पहला नगर हड़प्पा पढ़ा, दूसरा नगर मोहनजोदड़ो पढ़ा, तीसरा नगर चन्हू-दड़ो पढ़ा, चौथा नगर लोथल को हम पढ़ रहे हैं, और पांचवा हमारा है कालीबंगा। कालीबंगा में काली मिट्टी की चूड़ियां मिली हुई हैं। काली मिट्टी की चूड़ियां, जुते हुए खेत का साक्ष्य, जुते हुए खेत का साक्ष्य, अलंकृत फर्श, चौथी चीज है ढकी हुई
लकड़ी की नालियाँ, ढकी हुई लकड़ी की नालियाँ, अग्निकुंड, छठवीं चीज बेलनाकार, मोहर, बेलनाकार मोहरें। काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिलने का साक्ष्य है कि यानी कि स्त्रियों का भी एक अलग से वहाँ उस समय कालीबंगा की सब जो सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगा नगर है, वहाँ से हमें काली मिट्टी की चूड़ियों का साक्ष्य प्राप्त होता है, जिससे यह पता चलता है कि स्त्रियों के लिए वहाँ पे जो उनका परिधान है कुछ विशेष प्रकार का होता था, जिसमें वो चूड़ियों का भी प्रयोग करती थी। जूते हुए खेत का साक्ष्य इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे का कहीं पे प्रयोग नहीं हुआ है, जिस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा नगर से मिलता है। अलंकृत फर्श, जो आजकल हम घरों में टाइल्स का प्रयोग करते हैं, तो उस समय वो लोग भी उसको सुंदर बनाने के लिए अपने घर के फर्श को कुछ अलंकृत तरीके से उसको बनाते थे। ढकी हुई लकड़ी की नालियाँ, आज भी कहीं कहीं भी हमारे देश में नालियों को ढका नहीं जाता, लेकिन उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि जो लगभग 3500 साल पुरानी सभ्यता थी, उसमें नालियों को ढक कर रखा गया था। और अग्निकुंड मिलने का साक्ष्य ये होता है कि जो हमें योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली थी, वो जो योगी की मूर्ति थी, योगी इसी अग्निकुंड के पास बैठकर शिव की उपासना करता था, शिव की पूजा करता था। और बेलनाकार मोहरें यानी कि गोल मोहरें मिलने का साक्ष्य ये है कि बीच में बेलनाकार होने के माध्यम से ये पता चलता है कि इसमें मोहरों को भर के रखा जाता था, और जब बंदरगाह के माध्यम से व्यापार होता था तो ये मोहरें वहाँ पे दे करके वहाँ से व्यापारिक चीज़ों को खरीदा जाता था। अब हमारे सामने छठवां नगर हमारा आता है, जिसे हम बढ़ावली, ये कहाँ पे मिला हुआ है? बढ़ावली, हिसार यानी कि पंजाब में मिला हुआ है इसका साक्ष्य। बढ़ावली की क्या व्यवस्था थी इसमें पता चलता है, यानी कि यह हिसार यानी हिसार में जो कि हरियाणा में है, हिसार, इसमें दिखाया गया है जल निकास प्रणाली का अभाव। हमने जैसा बताया था कि इसके सभ्यता के जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, हमने बताया था कि पूर्व भाग में कुलीन वर्ग रहता था। तो पूर्व भाग में जब हम हिसार यानी कि हरियाणा में जाते हैं तो वहाँ पे जल निकास प्रणाली का अभाव होता है, क्योंकि वहाँ पे कुलीन वर्ग रहता था जो कि बिल्कुल कंजेस्टेड रहता था, इस कारण से वहाँ जल निकासी का अभाव भी था। और इसमें गधे की एक मूर्ति भी मिली है, गधे की मूर्ति मिलने का साक्ष्य ये है कि यहाँ के लोग जो मजदूर वर्ग से आते थे, वो इन्हीं गधों के माध्यम से अपना जो है रोजाना की जो व्यापारिक चीज़ें आती थी उनका प्रयोग करके अपने घर का क्रियान्वयन करते थे। अब लास्ट हमारे सामने इसका जो नगर मिलता है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है, हमने बताया कि ये सभ्यता त्रिकोणीय थी, ये त्रिकोणीय। अब इन त्रिकोणों के बीच में जो हमारे भारत के नक्शे में जितने भी स्टेट आए, वो इन सभ्यताओं से जुड़ते चले गए। और इन सभ्यता को किस प्रजाति ने बसाया था? मंगोलाइट्स ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस प्रजाति ने बसाया, तो मंगोलाइट्स को, सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने का श्रेय मंगोलाइट्स को जाता है।
तो मंगोलाइट्स ने धौलावीरा की सभ्यता को भी बसाया था। इसमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये हम जानते हैं। इसमें जो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि थी उसके सबसे बड़े बड़े अक्षर प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़े अक्षर लिपि के, जो भी उस समय लिपि थी उसके जो सबसे बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए पत्थरों पे मिले हैं, शिलालेखों पे मिले हैं, वो इसी सभ्यता में मिलते हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा नगर में। अब इसमें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली है, एक क्रीड़ा स्थल मिला है जिसे हम आजकल पार्क या स्टेडियम के नाम से जानते हैं कि क्रीड़ा स्थली मिली है। क्रीड़ा स्थली मिलने का साक्ष्य ये प्राप्त होता है कि उस समय भी स्टेडियम्स की व्यवस्था थी, यानी कि बच्चों को खेलने के लिए उस समय भी क्रीड़ा स्थल की व्यवस्था की गई थी। इन दोनों चीज़ों का साक्ष्य वहीं से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा नगर से। जो 7 नगर मिले थे, हमने इन 7 नगरों के बारे में आपको बता दिया है। अब हम आगे इन सभी नगरों की, जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हुए सारे नगर हैं, उन नगरों के बारे में, उनकी आर्थिक व्यवस्था, अभी तो हमने बस ये जाना इस सभ्यताओं के बारे में कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हुई थी, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, ये किस धर्म के उपासक थे, ये व्यापार कहाँ से कहाँ तक करते थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस समय भी सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि आज से 3500 साल पुरानी सभ्यता है, जिसे जॉन मार्शल ने बताया, लेकिन कार्बन डेटिंग के अनुसार इसको 2500 साल पुराना बताया गया है। तो उस कारण सबसे पहले बता दें कि जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी वो मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन आज की जो हमारी व्यवस्था है वो मात्र सत्तात्मक न होकर के पितृसत्तात्मक है। लेकिन आज से 3500 साल पहले भी जो सभ्यताएं थी, जो 7 नगर थे, जो अफगानिस्तान से लेकर के यूपी के वो हिसार तक, धौलावीरा तक फैले हुए थे, उसकी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। तो हमें अब आगे क्या क्या समझना है कि इनकी नगरीकरण व्यवस्था क्या थी वो हम बता दें। आप किताब में अगर आपके होगा, आपके पास बुक्स होंगी तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। इसमें हम जानेंगे नगरीकरण व्यवस्था को, किसकी? सिंधु घाटी की सभ्यता, नगरीकरण व्यवस्था। दूसरा हम जानेंगे सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के बारे में। थर्ड हम जानेंगे धार्मिक स्थिति क्या थी उस समय की, धार्मिक स्थिति। चौथा है इसका लिपि क्या थी। पांचवा, इसमें बाट माप की क्या व्यवस्था थी, किसी सामान को तौलने की क्या व्यवस्था थी, और ये कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे। इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा इसके बाद वीडियो आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास बुक्स होंगी तो आप इन टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, तो हम बातों को जब बताएंगे तो वो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो हमने क्या क्या जाना? हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आज क्या क्या जाना कि उसके लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की। वो 1856 में एक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान वहाँ जब खुदाई का काम हो रहा था तो वहाँ पे हमें कुछ विशेष प्रकार की ईंट और कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए जिससे लॉर्ड कर्जन जो को पता चला कि यहाँ पे कुछ ज़रूर था। तो उन्होंने 1921, उसके लगभग 40 वर्ष बाद 1921 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिसके प्रमुख कौन थे? जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल ने उस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, उसको खुदाई करवाई और वहीं से बताया कि यह सभ्यता लगभग 3500 से 2500 ईस्वी पूर्व। लेकिन जब कार्बन डेटिंग साइंटिफिक अप्रोच के द्वारा जब इस सभ्यता को खोजा गया, कार्बन डेटिंग उस पर की गई, तो पता चला कि यह सभ्यता लगभग 2500 से 1700 साल पुरानी सभ्यता थी, जिसमें हमने जो अफगानिस्तान के से लेकर के महाराष्ट्र के मांड्रा, यूपी
के आलमगीरपुर और मेरठ तक फैली हुई थी। तो अब हम जानेंगे कि इनकी व्यापारिक व्यवस्था क्या थी, और इन 6 टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे कि ये कहाँ से व्यापार करते थे, बाट माप के लिए इनकी क्या व्यवस्था थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, वो शैव धर्म के उपासक थे, कौन उस समय ब्राह्मण की सबसे उच्च वर्ग कौन था, उसकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी, और नगरीकरण व्यवस्था क्या थी। लेकिन सामाजिक व्यवस्था में जो सबसे इम्पोर्टेंट आज के डेट में हमारे सामने प्रश्न उठता है कि आज जो हम उसके 2500 साल बाद आ चुके हैं, इस 2020 में हम बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय की जो 3500 साल पुरानी सभ्यता है, वहाँ की सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, यानी कि महिलाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन आज की सभ्यता जो है वो पितृ सत्तात्मक है। इस कारण हम जानेंगे कि हमारी ये 6 टॉपिक्स, आप इसको देख लीजिए, और इसको आप अगर आपके पास किताब होगी तो आप किताब से पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।